नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। योगी 54 दिन में 11 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। उन्होंने 170 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उन्होंने 137 जनसभा की, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 12 रोड शो किए। इसके अलावा काशी में नारी बंधन कार्यक्रम सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी हिस्सा लिया। योगी ने 27 मार्च को मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन करके चुनावी कार्यक्रम का आगाज किया था। इसके बाद से वे निरंतर चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे 54 दिन में 170 चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखा जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के वो इकलौते शायद नेता होंगे जिन्होंने 54 दिन में 170 जनसभाएं की हैं। देखिए दीपक जी, योगी लगातार प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचार का कितना असर आएगा या 4 जून को पता चलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। सारा दारो मदार इन्हीं के कंधों पे है। इन्हीं के काम पे भारतीय जनता पार्टी वोट भी मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी को संबल प्रदान करने लिए जहां जहां मोदी की जनसभा होती है वहां योगी को भी जाना रहता है। योगी वहां पहुंचते हैं। यहां तक कि राजनाथ जी का नामांकन रहा हो या प्रधानमंत्री का नामांकन रहा हो, उसमें भी योगी शामिल जरूर हुए हैं। आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, तमाम जनसभाएं किए हैं, तमाम रोड शो किए, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश की सियासत पर कितना असर पड़ेगा। दीपक जी, आपको याद होगा जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उस समय लगा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई दूसरा दल खड़ा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह स्थितियां बदली, जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लगातार श्रम किया और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरफा माहौल था उसे कहीं कहीं धक्का पहुंचाया और अपने वोट बैंक को एक नए सिरे से खड़ा किया। जिस तरह से संविधान का संकट में होने की दुहाई दी, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात किया, अग्निवीर योजना को खत्म किए जाने का युवाओं को आश्वासन दिया, उसका असर पड़ा। और यही वजह है कि योगी जैसे नेता को लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं करनी पड़ रही है। और योगी अपनी जनसभाओं में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तक का हवाला करते हैं, माफियाओं को जो मिट्टी में मिलाया उसका जिक्र करते हैं, अपनी योजनाओं का जिक्र करते हैं। तो कहीं न कहीं योगी ने तो 170 से अधिक सभाएं की, लेकिन उन सभाओं का असर क्या पड़ने वाला है चुनाव परिणाम में, सबकी नजरें इस पर लगी हैं। दीपक जी देखिए, इंडी गठबंधन कहीं पीछे नहीं। अखिलेश यादव थोड़ा लेट जरूर चुनाव प्रचार में गए। सीटों का बंटवारा कांग्रेस को लेकर उलझा हुआ था, अप्रैल महीने में लगभग क्लियर हुआ। तो कहीं जो विलंब से इंडी गठबंधन प्रचार शुरू किया, लेकिन अपने मुद्दों को इतनी तगड़ी रूप में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखा जिसका जवाब देते भारतीय जनता पार्टी को नहीं बन रहा था। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने जब मोर्चा संभाला और आप ताबड़तोड़ सभाओं को बढ़ाया, पहले औसतन एक दिन में 2 से 3 सभाएं कर रहे थे, आज अभी पिछले 5-7 दिन से एक दिन में 4 से 5 सभाएं कर रहे हैं। 11 राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर योगी की सभाओं की तो गिनती हो रही है, लेकिन उन सभाओं का, उनके प्रचार का कितना असर जनता के मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला है, इसका इम्तिहान होना अभी बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में योगी के मुकाबले कोई दूसरा नेता उनके पास नहीं है। हालांकि राजनाथ सिंह है, केशव मौर्य है, ब्रजेश पाठक है, लेकिन जितनी डिमांड योगी की है उतनी डिमांड किसी और नेता की नहीं है। अब देखना होगा कि योगी का श्रम, योगी का काम 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाता है, इस पर सबकी नजरें हैं। हाँ, योगी ने अपने तरफ से पूरा मेहनत किया है, पूरा संगठन को खड़ा करने में काम किया, हर जगह सम्मेलन भी किए हैं, रोड शो भी किए हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन में जनता के बीच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदियों को बताया है। लेकिन जो चुनावी मुद्दे बने हैं उसकी काट अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो संविधान बदलने की एनडी गठबंधन ने छोड़ा है जनता के बीच में, उस पर चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत तो कर रही है, लेकिन जो हवा एक बार बन गई है उसको तोड़ पाने में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वह कर्नाटक का हवाला दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल का हवाला दे रहे हैं कि ओबीसी और एससी के जो आरक्षण का दायरा है उसमें मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस दे रही है, टीएमसी दे रही है। अब और अगर केंद्र में से इनकी सरकार आएगी तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है,
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 10 साल का मोदी का कार्यकाल है, 7 से 8 साल का योगी का कार्यकाल हो चुका है, उपलब्धियों पर चुनाव हो रहा है। अभी तक जितने चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया है, अब अपनी उपलब्धियों को गिनाकर वोट मांग रहे हैं। उसी बीच में कांग्रेस ने ऐसे मुद्दे छोड़े हैं जिनका इनके पास जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर योगी का तो परिश्रम है, 150 से अधिक 170 से अधिक सभाएं हैं, रोड शो है, प्रभु सम्मेलन है, नारी बंधन कार्यक्रम है, लेकिन इसका कितना असर जनता के मन मस्तिष्क पे पड़ेगा, इसका परिणाम 4 जून को आएगा। तब पता चलेगा कि योगी ने जितनी मेहनत की, क्या उसका सार्थक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला या नहीं मिला। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन जो हम ये देखें कि मुद्दे जो इस बार रहे, इस बार कमाल की बात यह है कि बड़ा सटीक मुद्दे रहे, विकास के मुद्दे रहे, एक दूसरे की कमियां के मुद्दे रहे। लेकिन यहाँ पर इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को उस तरह से नहीं घेरा, ना सपा को उस तरीके से नहीं घेरा, सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताई और उसके बावजूद भी कुछ खास असर होता दिखाई नहीं दिया। या शायद चाहे वो गुंडा राज हो या फिर उनके कुछ खास मुद्दे ये सोचा था कि बहुत ज्यादा असर करेंगे, वो कुछ खास असर किए नहीं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें माफिया राज खत्म करने को, चाहे वो अतीक अहमद वाला मामला हो, चाहे वो अभी हाल ही में और जो माफिया थे उनको जेल में डालने या फिर उन्हें कुछ और अंजाम तक पहुंचाने में हो, ये जो मुद्दे इनके सहारे लग रहा था कि बीजेपी की नैया बहुत ज्यादा पार लग जाएगी इन्हीं मुद्दों के ऊपर से। राम मंदिर दूसरा मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दे, ये तो विपक्ष ने कुछ ऐसा डर बिठाया कि ये मुद्दे गौण हो गए, लेकिन बीजेपी इन्हीं मुद्दों के सहारे थी। देखिए दीपक जी, जब चुनाव स्टार्ट हुआ था तो कहीं न कहीं विकास का मुद्दा था, लेकिन पहला चरण आते आते, पहला चरण के मतदान के बाद जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ, वहां पे क्षत्रिय बिरादरी नाराज हुई। उसके बाद में कहीं न कहीं इंडी गठबंधन को एक बल प्रदान हुआ कि इनके वोट बैंक में हम सेंध लगा सकते हैं, और वह कोशिश लगातार उन्होंने किया। जो विकास के मुद्दे पे चुनाव शुरू हुआ था, कहीं न कहीं अंत में आकर जातीय मुद्दे पर सिमटा दिया इंडी गठबंधन ने। उन्होंने दलितों को एकजुट करने के लिए संविधान का हवाला दिया। ओबीसी में आरक्षण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलकर आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर रहे, इस तरह का शिगुफा जनता के बीच में रखा। और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को इंडी गठबंधन ने बहुत जोर शोर से उठाया। और अग्निवीर योजना को लेकर जो युवाओं में नाराजगी थी, जो 4 साल की 5 साल की नौकरी के लिए लोग भर रहे थे फार्म, उसको एक मुद्दा बनाया। और उस मुद्दे को कहीं न कहीं जो जातियां थी उनमें एक असर पड़ा, और उस असर को भुनाने की कोशिश लगातार इंडी गठबंधन ने किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। उसे पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगभग 50% वोट मिले थे। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि कितने वोटों की कटौती उनकी हो रही है, कितने वोटों से जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 के चुनाव में भी जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी प्रखर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद भी 16 सीटों पर उसे पराजय का सामना करना पड़ता था। यह चुनाव इतना आसान नहीं है, यह चुनाव और परिणाम लाने जा रहा है। अब देखना होगा कि इंडी गठबंधन जो अपनी मशक्कत कर रहा है, वह कार्यकर्ताओं के भरोसे बूथ स्तर तक कितना पहुंचा पाता है। सारा इम्तिहान इसी पर टिका हुआ है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर पर आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहेगा सर। रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में अभी तक पर्दे के पीछे से काम कर रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अब सामने आकर मोर्चा संभालेगा। अंतिम 2 चरणों में विपक्ष के संविधान बदलने और पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म करने से संबंधित सियासी वार को खुंद करने के लिए अब भाजपा के साथ संघ परिवार भी मोर्चा संभालेगा। संघ अब भाजपा के साथ मिलकर अभियान को गति देगा। खास तौर से दलित मतदाताओं पर फोकस करने की रणनीति बनाई गई है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र जी। जिस तरह से देखा जाए, आरएसएस हमेशा हर चुनाव में लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रही है मौजूद, लेकिन अब ये क्यों कहा जा रहा है कि खुलकर वो सामने आएगी और लोगों को इन 2 चरणों में बचे हुए या फिर 1 चरण बचे हुए उसमें मोर्चा संभालेगी और दलितों को उनसे बताएगी कि आरक्षण कुछ खत्म नहीं होने वाला? अब ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए दीपक जी, इसके पीछे कई वजह है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरएसएस के सहारे चुनावी मैदान में उतरती रही है, पर्दे के पीछे, और सामने भी आरएसएस उनके लिए मदद करता रहा है। लेकिन इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने इसे मुद्दा बना दिया। कई जगहों पे अखिलेश यादव ने बयान दिया कि इस बार मोदी को हटाने लिए आरएसएस भी खामोश है, और आरएसएस भी चाहता है कि मोदी को सत्ता से हटाया जा, चूंकि उनके कामकाज से खुश नहीं है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि आरएसएस इस बात से नाराज है कि मोदी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी न कह करके अपनी गारंटी देते हैं। वो हर बात में कहते हैं यह मोदी की गारंटी है,
इसी से आरएसएस नाराज है और इस मिथक को तोड़ने के लिए अब आरएसएस को मैदान में आना पड़ रहा, चूंकि उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि आरएसएस मोदी को हटाना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हवा बना रही है, उसमें भी इंडी गठबंधन नेताओं ने कहा कि दलित राष्ट्रपति, जो दलित आतंकवादी राष्ट्रपति हैं, उनको किनारे कर दिया गया था। अब इस मुद्दे पे भी सफाई देने के लिए आरएसएस को सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि आरएसएस ने पिछले एक दशक से दलितों और आदिवासियों में बहुत ज्यादा काम किया। उसके संगठन में दलितों और पिछड़ों की ज्यादा तवज्जो दी गई है। तमाम प्रचारक दलित बिरादरी से है, तमाम प्रचारक ओबीसी बिरादरी के हैं। तो अंत में आरएसएस को खुलकर मैदान में आना पड़ रहा। कल रात बीएल संतोष लखनऊ आए, उन्होंने रात में बैठक ली और अपने स्वयं सेवकों से साफ कहा कि आप लोग अपने बूथ स्तर पर क्षेत्र में जाएं और जनता कहीं मोदी की खिलाफत कर रही है, योगी की खिलाफत कर रही है, यह गुटबाजी को हवा देने की कोशिश है, इंडी गठबंधन की कोशिश है। तो तमाम कारण है और इस कारण को अगर देखना होगा कि समय बहुत कम है। छठे चरण का मतदान कल ही है और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होना है। अब देखना होगा कि आरएसएस इतने कम समय में जनता के बीच अपनी बात कैसे पहुंचाएगा। हालांकि आरएसएस में परंपरा रही है, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं का सहारा तो लेता नहीं है, वह डोर टू डोर संपर्क करके अपनी बात को रखता है। अब आरएसएस के कार्यकर्ताओं सामने चुनौती है कि वो अपनी बातों को जनता तक इतने कम समय में कैसे पहुंचाएंगे। हालांकि जो गलतफहमी थी उसे दूर कर लिया गया है, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, टिकट बंटवारे को लेकर भी आरएसएस नाराज था, कई सीटों पे नए चेहरों को उतारा गया था, कई सीटों पे आरएसएस के कहने के बाद भी प्रत्याशी नहीं बदले गए थे। तो उन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए आरएसएस ने साफ कहा है, ठीक है हम मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दलितों को और पिछड़ों को संगठन में सहभागिता आगे चलकर बढ़ाई जाए। अब देखना होगा कि जो संघ के प्रचारक हैं वह कितनी जल्दी जनता के बीच जाते हैं और अपनी बात जनता के सामने रख पाते हैं और जनता उसको कितना तवज्जो देती है। सबसे बड़ी बात यही है। जी दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया सर आपका।